एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए जब तक आप उसको प्राप्त ना कर लें। आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कौन है ये भारत के महान्यायवादी और इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 76। और साथ ही साथ अगर आपको कंपैरिजन में पढ़ना है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं हमारे, उनसे संबंधित और किस अनुच्छेद में बात है, तो बात 88। अभी हम सीक्वेंस में जब पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल 88 नहीं लिखा है, परंतु मैंने आपको बता दिया और उसमें है क्या, अटॉर्नी जनरल के लिए क्या बात की गई है वो भी बता दूंगी। परंतु जब हम सीक्वेंस में देखेंगे तब 88 पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि अटॉर्नी जनरल के साथ साथ और किसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 88 में। तो आप ये देख सकते हैं और भी इससे संबंधित आर्टिकल आगे आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑल ओवर यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति जी हमने पढ़ लिए, परंतु उनसे संबंधित अनुच्छेद अभी आगे आते जाएंगे क्योंकि वो हमारे देश के प्रमुख हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का नाम जुड़ता रहता है। क्लियर? तो बात याद रखिएगा आप। आज हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में। अब क्या कार्य है उनका आप देखते हैं। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो, यानी कि अगर आप को कुछ लीगल एडवाइस यानी कि वकील की आवश्यकता, लीगल, आपको विधि का ज्ञान तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सब वकील हो, सबको पता हो कानून क्या है कैसे है। अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है आपसे या किसी का केस हो जाता है, कुछ भी अपराध हो जाता है या नहीं भी होता, कोई आप पर आरोप लगा देता है, तो क्या होता है, आप विधिक सहायता लेते हैं, वकील से लेते हैं ना सहायता, लीगल एडवाइस भी लेते हैं। कई बार सिर्फ सहायता ही नहीं लेते, लीगल एडवाइस, विधिक जानकारी की ये चीज़ मैं अगर ऐसे करता हूँ तो क्या होगा। अगर आपको टैक्स पे करना होता है तो इस तरीके की लीगल एडवाइस भी लेते हैं कि ये चीज़ कुछ क्राइम के तहत तो नहीं आती, कितना हम रख सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें लीगल एडवाइस, ज़रूरी नहीं है सबको ये पता हो कि भाई लीगल एडवाइस के सब लॉयर नहीं हैं, सब कानून की जानकारी नहीं रखते। तो आप इस कार्य के लिए, लीगल एडवाइस के लिए, या फिर आप पर किसी ने कोई आरोप लगा दिया है या आपने से खुद गुनाह हो गया, तो क्या होता है, लॉयर हायर करते हैं, वकील रखते हैं ना, वो आपका केस लड़ता है। तो इसी तरीके से भारत सरकार के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि उनके सामने कोई विवाद आ जाए, उनसे रिलेटेड कोई विवाद आ जाए, तो भारत सरकार का केस कौन लड़ेगा? आप सब जानते हैं कि जो सारे पद हैं सरकार से संबंधित, जितने भी पद हैं, नेता बनने के लिए, राजनीति में आने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, तो फिर उनको कौन लीगल एडवाइस देगा? क्योंकि उनको कई बार कुछ उनके लिए वाद निकल के आ जाते हैं, विवाद निकल कर आ जाते हैं उनके सामने, या फिर उनको कभी कभी लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि सभी नेता पढ़े लिखे हों और सबको नॉलेज हो, क्योंकि ऐसी कोई योग्यता तो है नहीं निर्धारित कि आप PhD होने चाहिए जब भी नेता बनेंगे, तो ये आवश्यक नहीं है। अब इस कार्य के लिए, यानी कि सरकार के समक्ष कोई मुद्दा आता है, विधि से संबंधित, कानून से संबंधित, या फिर सरकार को कोई कानूनी सलाह लेनी होती है, लीगल एडवाइस, तो इस कार्य के लिए महान्यायवादी का पद है। तो जो भारत के महान्यायवादी हैं वो गवर्नमेंट के वकील कह सकते हैं आप, सरकार के वकील। ये सबसे प्रमुख पद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार का लीगल एडवाइस में सबसे प्रमुख पद कौन सा है, तो यही है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। कभी आप दो नाम सोचें, बता दिया। आई थिंक इतने तो समझदार हैं आप, नहीं फिर भी मैंने क्लियर कर दिया है कि महान्यायवादी ही अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 76 में क्या है। भारत का न्यायवादी, क्या लिखा गया है? भारत का न्यायवादी। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का न्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है,
तो अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में बात की गई है भारत के न्यायवादी के बारे में, भारत का महान्यायवादी के बारे में। कहाँ? अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 76 में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्ति किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। क्या कहा गया है? फिर पढ़िए। राष्ट्रपति जी, पहली बात तो इसमें ये निकल के आ गई कि नियुक्ति कौन करते हैं महान्यायवादी की? राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर? आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति जी की द्वारा की जाती है। हाँ, ये फैक्ट है कि जो नियुक्ति होती है उसमें सलाह ली जाती है, बिल्कुल सलाह शामिल होती है सरकार की, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री होते हैं सरकार, प्रधानमंत्री हेड ही होते हैं सरकार के, तो बिल्कुल उनकी सलाह शामिल होती है। परंतु अगर आपसे कोई पूछे कि नियुक्ति कौन करता है और राष्ट्रपति जी दिए हों, तो बिल्कुल राष्ट्रपति जी करते हैं, परंतु सलाह लेते हैं सरकार से। तो पहली बात ये कही गई कि राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं भारत के महान्यायवादी को। क्लियर? दूसरी बात, उसकी योग्यता क्या हो, योग्यता बताई नहीं गई है इसमें। क्लियर नहीं कहा गया है कि वे भारत का नागरिक हो, वो 10 वर्ष तक किसी कोर्ट में जज रह चुका हो, या 5 वर्ष तक रह चुका हो, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की, ये सारी बातें, योग्यता कोई डिस्क्राइब नहीं की गई है, बताई नहीं है वह भारत का नागरिक हो, ये हो, वो हो, नहीं। सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हतित अर्थात योग्य हो। अब इससे कम भी क्या रखेंगे बताइए? आपको जो भारत सरकार का वकील है तो इतनी योग्यता तो उसमें होनी ही चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए, बेहतर से भी बेहतर। तो इसलिए इसमें 76 आर्टिकल में क्लियर तौर पर कोई योग्यता नहीं दर्शाई गई है, परंतु सिर्फ इतना कह दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्थात योग्य हो, योग्यता रखता हो, किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अब हमने 2 बातें देख ली, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। अब आपसे तीसरा सवाल इसी फर्स्ट लाइन से कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इलेक्टेड होते हैं अर्थात निर्वाचित होते हैं, या अपॉइंटेड? नियुक्त, अपॉइंट को हिंदी में बोलते हैं नियुक्त और निर्वाचित को बोलते हैं इलेक्टेड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत के महान्यायवादी इलेक्टेड होते हैं या अपॉइंटेड? तो बिल्कुल अपॉइंटेड होते हैं, नियुक्ति होती है उनकी पद पर। आप देखते हैं अगर आपको कहीं जॉब करनी हो तो आप कहते हैं ना अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्त किया जाता है, नियुक्ति होती है। तो क्लियर रखिएगा ये बात कि भारत के महान्यायवादी को निर्वाचित नहीं किया जाता अर्थात चुना नहीं है उन्हें अपॉइंट किया है, उस पद पर नियुक्ति की है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है क्या। ये जब हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे उससे संबंधित सारे आर्टिकल, योग्यता सब कुछ पढ़ेंगे, परंतु फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दी है कि क्या है उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताएं, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी कि जो व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसको बनना है, सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक अर्थात सिटीजन होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष, क्या कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्चतम अर्थात सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही कोर्ट के नाम है। जैसे आपका नाम हो, कोई आपको बेटा बोलता है, कोई आपको कुछ भी बोल सकता है, घर में कोई अलग नाम होता है, दोस्त कोई अलग नाम बोलते हैं, परंतु ये तीनों एक ही कोर्ट के नाम है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 एक ही कोर्ट के नाम है। तो क्या कहा गया, कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय का या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर वो उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक कार्य करने का उसको एक्सपीरियंस है, सुप्रीम कोर्ट में काम करने का 5 वर्ष तक, तो वो न्यायाधीश बन सकता है।
नहीं तो अन्य न्यायालय, यानी कि आप देखते हैं और भी न्यायालय होते हैं, जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं, राज्य स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। तो क्या कहा गया है, या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक, 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। यानी कि अन्य किसी न्यायालय में लगातार 2 से अधिक न्यायाधीश, 2 से अधिक यानी कि 1 2 हो सकते हैं, या 2 से अधिक भी, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं। तो 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश अर्थात जज के पद पर कार्य किया हो। तो दूसरी योग्यता ये हो गई। या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हो। वकील, इसमें पहले वाले में क्या है, जज के रूप में कार्य किया हो। दूसरे वाले में क्या है कि उच्च न्यायालय, अर्थात आप देखते हैं राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बोलते हैं जिसे आप, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, क्लियर। एक ही कोर्ट के नाम है जो राज्य स्तर पर होते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी, तो उच्च न्यायालय यानी कि जो राज्य स्तर पर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय होता है, एक ही है, केंद्र में, दिल्ली में है। अभी बात उठती रहती है कि भाई उसकी अलग अलग पीठ भी होनी चाहिए, क्योंकि सब चाहे वो उत्तर का से हो, उत्तर भारत से हो, दक्षिण से हो, सबको दिल्ली ही आना पड़ेगा। कितना ट्रेवल का टाइम लगेगा, धन लगेगा, सब कुछ की पीठ होनी चाहिए, परंतु अभी सिर्फ दिल्ली में है। परंतु सभी राज्यों का भी अपना एक न्यायालय होता है जिसको उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट बोलते हैं। तो क्या कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हो। अधिवक्ता, वकील, लॉयर को बोलते हैं। तो वकील रह चुका हो, ये क्वालिफिकेशन है दूसरी। वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी कि जिसको मुख्य न्यायाधीश बनना है, ये इन योग्यता होने के साथ साथ कोई भी इनमें से कोई भी एक योग्यता हो, या वो जज रह चुका हो 5 वर्षों तक, या फिर 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में, राज्य के हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, और साथ ही साथ भारत का नागरिक होना चाहिए। और साथ ही साथ ऑल ओवर इन योग्यता के साथ वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, क्लियर। अब आप हैं, आप में से 4 सदस्य हैं जिन्होंने एग्जाम वगैरह सब क्लियर कर लिया, परंतु नियुक्ति अपॉइंटमेंट एक कोई होना है। तो जो अगर जिस कंपनी में आपको जाना है, अब फाइनल 4 खड़े लाके कर देंगे सदस्य कि ये 4 हैं, इनमें से अब मालिक के ऊपर छोड़ देंगे, या आपके ओनर जो है, जो भी बॉस हैं, कि अब आप इन 4 में से देखिए। तो वो कुछ चीज़ें देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद अगर आप उनकी नज़र में जो उन 4 में जो सबसे बेहतरीन होगा उस पोस्ट के लिए उनको वो अपॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरीके से है कि राष्ट्रपति जी की नज़रों में जो सब बेहतर विधिवेत्ता होगा, जिसको अच्छी जानकारी होगी कानून की, उसको अपॉइंट किया जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्लियर है। तो ये हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताएं हैं, और यही योग्यताएं हैं भारत के महान्यायवादी के लिए। अगर भारत का महान्यायवादी कोई चुना जाता है तो उसमें यही सारी योग्यताएं होनी चाहिए, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे में क्या बात की गई है। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी अर्थात कानून, विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। यानी कि अगर कुछ लीगल एडवाइस देनी है या विधि कानून से संबंधित कोई कार्य उसको सौंपे जाते हैं, तो कौन सौंपेगा? राष्ट्रपति जी सौंपेंगे राष्ट्रपति जी, परंतु होते वो सारे सरकार के ही कार्य हैं। सौंपता कौन है? राष्ट्रपति जी। तो यही कहा गया है कि अगर कोई आवश्यकता पड़ती है विधि सलाह लेने की, कानून से संबंधित सलाह लेने की, या कुछ ऐसा मुद्दा उठकर आ जाता है जो कानून से संबंधित हो, जिसमें कानून से संबंधित कुछ बातें हो, तो वो कार्य कौन सौंप सकता है? वो राष्ट्रपति जी कहेंगे ये चीज़ आप कीजिए, ये कार्य करिए, सरकार का ये कार्य करिए। कहेगा कौन? राष्ट्रपति। कहा गया है कि महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य सौंपेगा कौन, कौन निर्देशित करेगा? करेंगे राष्ट्रपति जी, परंतु होता सरकार का ही कार्य है।
राष्ट्रपति जी को इतना कहाँ आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत, ठीक है, परंतु इतने बड़े स्तर पर सरकार ही है यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री जी, सरकार, इन्हीं की बातें चलती रहती हैं, तो उनको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। या सौंपे, उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। यानी कि वो उन कार्य को करे जो संविधान के द्वारा भारत के महान्यायवादी को दिए गए हैं या फिर उस समय विधि संबंधित उसके अधीन प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ऑल ओवर बात यही है कि जो भारत के विधि संबंधित मुद्दे होते हैं भारत सरकार के, या उनको कोई विधि से संबंधित भारत सरकार को कोई लीगल एडवाइस लेनी होती है, तो भारत सरकार महान्यायवादी से ही लेती हैं। और आप छोटे तौर पर शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट देखना चाहें तो कह सकते हैं कि भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं भारत के महान्यायवादी। ओके, क्लियर बात रखिएगा। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। क्या कहा गया है? जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई का अधिकार है उनको, किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकते हैं वो। क्लियर? तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या भारत के महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के क्लियर, क्या भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय, बहुत सारे न्यायालय हैं, है ना, राज्य में कितने सारे न्यायालय होते हैं, तो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। क्लियर ये बात? अब मैं आपको एक बात बताती हूं कि ये जो 88 है, मैंने आपको बताया कि 88 आर्टिकल, यहाँ पर एक बात कही गई है कि सुनवाई का अधिकार है। और क्या अधिकार है? आप संसद देखते हैं, हमारी कार्यपालिका के अभिन्न अंग के तौर पर भी भारत के महान्यायवादी कार्य करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं? भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते। अगर आप कोई पूछे कि भारत के न्यायवादी संसद के सदस्य होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते, परंतु उनको संसद की कार्यवाही में, यानी कि चाहे वो लोकसभा की कार्यवाही हो या राज्यसभा की कार्यवाही हो, दोनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का, यानी कि वो जाकर बैठ सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, परंतु वहां पर मतदान नहीं कर सकते। मतदान सिर्फ वो सदस्य ही करेंगे, लोकसभा के या राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो ही मतदान करेंगे प्रस्ताव पर। वहां पर भारत के न्यायवादी बैठक में भाग तो ले सकते हैं, जाकर बैठ तो सकते हैं, कार्रवाई देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है अपनी लीगल एडवाइस के लिए, चीज़ें करने के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है, इस कारण वो संसद में की बैठकों में भाग ले सकते हैं। पूछा जाए कि क्या भारत के महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, परंतु वो मतदान नहीं कर सकते। क्लियर रखिएगा। और जो उनको सांसदों को जो भत्ते वगैरह प्राप्त होते हैं, जो उनके विशेषाधिकार है, वो विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार के बारे में बात कर रहे हैं कि जो विशेषाधिकार सांसदों को प्राप्त होते हैं वो भारत के न्यायवादी को भी होते हैं, महान्यायवादी को, ठीक है। परंतु जो वेतन है उनका, जो वेतन किनका? भारत के महान्यायवादी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। देखिए, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। तो जो निर्णय, यानी कि कितना पैसा, कितना पारिश्रम प्राप्त करते हैं वो, कि कितना, इतना काम है इतने पैसे। परिश्रम क्या होता है कि भाई आपने पूरे दिन में इतना काम किया, आप इतने पैसे ले जाइए। तो क्या कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पहली बात तो क्या, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि इन कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है कि आप 65 वर्ष तक रहेंगे या 5 वर्ष तक रहेंगे, 10 वर्ष है आपका कार्यकाल, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं। आपसे कोई पूछे कि क्या संविधान में भारत के महान्यायवादी के बारे में कार्यकाल टेन्योर फिक्स है, तो बिल्कुल भी नहीं है। सीधा कहा गया है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को रखना चाहिए तो बिल्कुल रखेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें जो पीछे सपोर्ट होती है वो सरकार की ही होती है, वो ही कहते हैं कि ठीक है 1 साल और बढ़ा दीजिए और चलिए और रख लीजिए कहीं, क्योंकि हमारा साथ दे रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें सरकार की होती है। राष्ट्रपति जो आप
राष्ट्रपति तो आप देखते हैं नाम मात्र के हैं, जो पीछे से कार्य कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। कहते नहीं पापा से कोई काम करवाना हो तो पहले मम्मी को से बात करो, मम्मी फिर पापा को खुद कह देंगी। एक एग्जाम्पल दिया है, क्लियर। तो यही बात है कि राष्ट्रपति जी जो ये कार्य करते हैं, कब तक पद पर रखना है। हाँ, ये बात ठीक है, बिल्कुल प्रसाद पर्यंत जो पद धारण करते हैं वो बिल्कुल राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, परंतु पीछे जो होता है कि कब तक रखना है कब तक नहीं रखना, कहीं ना कहीं सरकार ही इस चीज़ को बारे में कहती है कि ठीक है इनका कार्यकाल और बढ़ा दीजिए। आप देखते हैं भारत के प्रथम महान्यायवादी श्री सीतलवाड़ जी लगभग 13 से 14 वर्षों तक अपने भारत के महान्यायवादी रहे थे। नेहरू जी के समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना हमारे नेहरू जी, पहले प्रधानमंत्री, तो उनके समय कम से कम 13-14 वर्ष तक लगातार श्री सीतलवाड़ जी भारत के महान्यायवादी रहे थे। तो ऐसा कोई कार्यकाल डिसाइड नहीं है कि भाई 5 साल है या 6 साल है या 10 साल है, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। जब तक राष्ट्रपति जी खुश रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये कार्य करते रहें, तो बिल्कुल कार्य करते रहेंगे। और हाँ, और साथ में अगर आप देखें, बात सीधी बात यह है कि राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, परंतु अगर आप बैकग्राउंड देखो तो ये होता है कि अगर सरकार जब तक चाहेगी, वही सरकार, अब 5 साल हो गए, 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ और दोबारा वही सरकार चुन के आ गई और उनको वो महान्यायवादी बहुत अच्छे लग रहे थे, उनके पक्ष में चीज़ें कर रहे थे, तो क्या होगा? तब वो कहेंगे ठीक है और इनका कार्यकाल 5 साल और बढ़ा दो। और फिर तीसरी बार इलेक्शन हुए, फिर वो चुन के आ गए तो कहेंगे ठीक है और रहने दो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं झुकाव होता ही है थोड़ा बहुत, अगर उनके पक्ष में कार्य थोड़ा बहुत किया जाता है। क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट के, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, अगर उनके हाँ कहीं भी उन्होंने अपनी चलाई चीज़ें कहीं करी और गवर्नमेंट को खुन्नस आ गई थोड़ी बहुत, तो उनके पद से हटा देंगे उनको, क्लियर। तो कहीं थोड़ा बहुत ये उठता भी रहता है कि क्या ये पद रियलिटी में फेयर है, तो वैसे कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि है तो सरकार के ही वकील, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब ये भारत के महान्यायवादी होते हैं तो क्या ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये किसी का भी केस लड़ सकते हैं, परंतु आपराधिक मामलों में इनको किसी का केस लड़ने से पहले, किसी का वकील बनने से पहले गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि ये भारत, सबसे पहला काम तो इनका, सबसे पहला कर्तव्य तो इनका भारत सरकार के प्रति ही है। अगर वो खाली समय है, खाली टाइम है, तो बिल्कुल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो किसी का केस लड़ सकते हैं, परंतु केस लड़ने से पहले इनको, किनको? भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार से पूछना अर्थात अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर रखिएगा ये बात। अब हमने देखा कि भारत के एक महान्यायवादी हैं, ठीक है, हमने बात कर ली भारत के एक महान्यायवादी हैं। अब एक महान्यायवादी, काम इतना सारा हो जाएगा, भारत सरकार का काम देखना बहुत बड़े स्तर का होता है, तो क्या एक महान्यायवादी ही सारा काम देख लेंगे गवर्नमेंट का? नहीं, तो उनके हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। देखिए, महान्यायवादी के कार्य में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, यानी कि सबसे पहले होंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी के बाद होंगे सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के बाद होंगे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ये 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और फिर इनके नीचे होते हैं अतिरिक्त, यानी कि इनकी भी सहायता करने के लिए होते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद के बारे में उल्लेख संविधान में है? तो नहीं है। जहां पर आप कह सकते हैं कि महान्यायवादी पद की जो उपज है वो संविधान से है, वहीं सॉलिसिटर जनरल का जो पद है या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो उपज कहाँ से है, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो भारत सरकार से होती है। सरकार की ये जो पद है वो सरकार की देन है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारत के महान्यायवादी का है, बिल्कुल देखिए अनुच्छेद 76 में और आगे भी आता रहेगा। जैसे 88 में बात की गई है कि संसद, 88 में यही कहा गया है कि संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। तो बिल्कुल संविधान में है भारत के महान्यायवादी के बारे में, परंतु
सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में संविधान में बात नहीं की गई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ये जो पद है इनकी उपज सरकार की है, सरकार के द्वारा इनको शुरुआत की गई है। तो क्लियर, ये सब आपने देखा, आई होप समझ में भी आ गया होगा। और हाँ, इससे क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि वर्तमान समय में, जैसे अब 2020 है आज, कि 2020 में वर्तमान समय में क्या है, नवंबर है, तो इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी कौन है और साथ ही साथ वो कितने नंबर के हैं, 14 नंबर के हैं, 15 नंबर के यानी कि 14 नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं, कितने नंबर के हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपका होमवर्क है कि आप पता कीजिए कि वर्तमान समय में आप भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन है। चलिए एक और फैक्चुअल क्वेश्चन, वैसे तो जब हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब बात होगी, परंतु फिर भी आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए भारत के महान्यायवादी का पद है, उसी तरह राज्य को कानूनी सलाह देने के लिए, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाअधिवक्ता का पद होता है। किसका? महाअधिवक्ता का पद होता है। अब भाई केंद्र की सरकार है, उनको कानून की सहायता होगी, वहाँ पर जरूरी नहीं है कि नेता पढ़े लिखे हों, तो यही चीज़ राज्य में भी होगी। जरूरी नहीं है कि सारे नेता पॉलिटिशियन पढ़े लिखे हों, तो उनको भी तो विधि कानूनी सहायता की ज़रूरी होगी। तो इसलिए राज्य का जो मुख्य विधि अधिकारी होता है वो होता है महाअधिवक्ता। क्लियर? बाकी इसके बारे में डिटेल जब हम राज्य से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें आएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।